हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लॉ। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस सब्जेक्ट के लिए मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट रेडी करूंगी जिसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगी उन प्लेलिस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट। तो ये जो ब्रांच है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ से काफ़ी डिफरेंट है और बहुत अलग है एक दूसरे से और इम्पॉर्टेंट भी। तो वी कैन से दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइवेट इन नेचर एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट वेरीज फ्रॉम ईच अदर। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो प्राइवेट होते हैं नेचर में और वो काफ़ी वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H of the act, which act? Indian Contract Act, the term contract is defined as an agreement enforceable by law. After analyzing the definition of the contract, हमने ये देखा कि दो important topics दिख रहे हैं हमें, which one is agreement and enforceable by law. तो agreement और enforceable by law होता क्या है वो समझते हैं पहले। तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन होती है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो हर वो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करे वो होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2E के अंदर। तो प्रॉमिस तो समझ में आ गया, बट एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या है? तो जब हम कोई सिंपल सा अग्रीमेंट करते हैं तो उसमें एक प्रॉमिस करती है, एक कंसिडरेशन मिलती है और वो अग्रीमेंट हो जाता है। बट अगर कोई लेंदी अग्रीमेंट हो जिसमें बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, तो उसे हम सेट ऑफ प्रॉमिसेस कहते हैं। तो प्रॉमिस होता क्या है? एवरी प्रपोजल और ऑफर विल एक्सेप्ट बिकम्स अ प्रॉमिस। कोई भी प्रपोजल और ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस डिफाइंड है सेक्शन 2B के अंदर। तो प्रपोजल एंड ऑफर क्या होते हैं? प्रपोजल और ऑफर सिनोनिम्स है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal, जो कि सेक्शन 2A के अंदर डिफाइंड है। तो जब एक पर्सन अपनी सिग्निफिकेंस को दिखाता है, अपनी विलिंगनेस को दिखाता है कि ठीक है मैं आपके लिए कुछ करूंगा या नहीं करूंगा, तो वो एक प्रपोजल देता है किसी को जो कि वो अपने असेंट से करता है, तो उसे हम प्रपोजल करते हैं या फिर ऑफर। और वो एक्सेप्ट तब होता है जब सामने वाला पर्सन जिससे प्रपोजल दिया गया है वो अपने असेंट को सिग्निफाइज करे और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे कि क्या वो उसके साथ वो चीज करना चाहता है या नहीं। तो अग्रीमेंट में हमने देखा कि वो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करे वो अग्रीमेंट होता है। तो इस कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है? So consideration is an essential element of a contract without which no single promise will be enforceable. तो हमने पढ़ा था ना कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं बन सकता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिडरेशन है क्या? इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तो क्विड प्रो क्वो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जब दोनों पार्टीज को रिटर्न में कुछ मिल रहा हो उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। Enforceable by law, an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation, which means a duty enforceable by law. तो किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना उसमें ज़रूरी है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है वो ड्यूटी जो लॉ इन्फोर्स कराती है उन पार्टीज पे जो उस अग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उन पे एक लीगल ऑब्लिगेशन डालती है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, विच इज़ प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। उसी प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, और अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऐड हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट का बहुत स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, और जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। दोनों पार्टीज को अपने तरफ की लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना ही पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करती है तो सामने वाली पार्टी उसे उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। प्रपोजल जो कि 2A में डिफाइंड है, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है
तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और हर प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, और अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हाँ, अगर उसमें इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना हो तो ज़रूरी नहीं कि वो अग्रीमेंट ख़त्म हो जाए, वो अग्रीमेंट रहेगा ही, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इट मीन्स एवरी अग्रीमेंट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अग्रीमेंट, क्योंकि वो अग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट: प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इसका फर्स्ट एसेंशियल है कि एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और उसके साथ इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि लीगल रिलेशनशिप में जब आप आ जाते हो तो सामने वाला पार्टी अपने क्लेम को फुलफिल कराने के लिए आप पे प्रेशर डाल सकता है। आप एक लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाते हो कि आपको अपने साइड की ड्यूटी फुलफिल करनी ही है। वो समझने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं जो कि है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। तो इस केस में ये हुआ था कि एक हस्बैंड ने अब अग्री किया था अपने वाइफ को एक स्पेसिफिक मेंटेनेंस अमाउंट पे करने के लिए एवरी मंथ जब उसकी वाइफ अब्रॉड में थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसने वो पैसे देने से मना कर दिया, तो वाइफ ने उस पर लीगल एक्शन ले लिया। तो उस केस पे कोर्ट ने ये कहा that wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship। तो इस केस में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ था, एक वाइफ और हस्बैंड के बीच की बात थी जिसमें कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। तो जब भी एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है तभी वो एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस और प्रॉपर ऑफर के साथ भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में आपका जो कंसिडरेशन होगा, जो बदले में आपको जो चीज़ मिल रही हो, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी से कंसिडरेशन कुछ इलीगल वेपन्स ले रहे हो तो वो लॉफुल नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो जो लॉ के नज़र में सही ना हो, जैसे कि कोई नशे का ऐसा पदार्थ जो कि मना है इंडिया में यूज़ करना और उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों लॉफुल होने चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैसे पर्सन्स जो कि जिनकी कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो कि माइनॉरिटीज़ में ना हो, जिनका एज 18+ हो। इसके 3 एस्पेक्ट्स ये हो सकते हैं: 18+, साउंड माइंड एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो वैसे लोग जो कि 18+ हो, साउंड माइंडेड हो, जबकि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो उस टाइम पे वो साउंड माइंडेड हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, जिन्हें लॉ प्रोहिबिट नहीं करता हो, जो कि डिस्क्वालीफाइड ना हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अब आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट वो होता है जब दोनों पार्टीज अपने कंसेंट से बिना किसी दबाव पे कॉन्ट्रैक्ट करें। अग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। वैसे अग्रीमेंट्स जो कि ना ही वॉइड हो ना ही इलीगल हो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स जो कि सर्टेन हो और ना ही वेग हो ना ही इंडिफिनाइट हो। ऐसी कोई चीज़ के साथ अग्रीमेंट ना हो रहा हो जो कि इंडिफिनाइट हो, जिसका कोई डेफिनेट मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट ही ना हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। ऐसे अग्रीमेंट्स जिन्हें परफॉर्म करना पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स ना हो। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। और जितने भी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, वो भी फुलफिल करनी चाहिए। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, इन्हें हम बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल फ्री कंसेंट में क्या क्या आता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं, ये तो मैंने समझा दिया शॉर्ट में, बट फ्री कंसेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, कौन से इलीगल्स होते हैं, सर्टेनिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है, नेसेसिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है, ये हम आगे के वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो में हमने बस ये समझा कि किसी भी प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या उसके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, और हर वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट।